Hello friends, welcome to my YouTube channel. Here we are going to forward our previous lecture in which we have studied 60th BPSC Modern India Questions of घटना चक्र। तो हम लोग उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 101 से अपने सीरीज को आगे की ओर ले चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर है आपका एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। आपका सही उत्तर है ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से। प्रश्नगत विकल्पों में अगर आप देखा जाए तो 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना करी थी। याद रखेंगे, सेवा सदन नाम के संगठन की स्थापना किसने करी थी? तो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई रानाडे ने। हमारा अगला सवाल ये है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन सही संयोजन है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो और उसके बाद यंग इंडिया की स्थापना किसने करी थी? फिर लोक हितवादी किनको कहा जाता है? तो लोक हितवादी दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदेवसन नौरोजी फुरदोंजी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी फुरदोंजी ने पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदेवसन सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, तो नाई धोबीबंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में ये किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो वर्ष 1919 में के अंतिम दिनों में किसानों का संगठन जो विद्रोह के रूप में सामने आया। प्रतापगढ़ जिले के एक राजगीर में नई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनमें एक संगठन की अद्भुत क्षमता भी थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में। अवध के एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। तो जो लगान लगता था वो अब नगद के रूप में वसूला जाने लगा। एक्का आंदोलन जो कि 1921 से 22 ईस्वी का में एक पिछड़ी जाति जिसको मदारी पासी के ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी वसूलने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एक्का आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों के प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान नगद रूप में रूपांतर किया जाए। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिहार के किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस पॉलिसी जिसको कहते हैं दोस्तों, घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स और तथा वेलेस्ली से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठाओं के साथ अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी कि बफर स्टेट बनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों जो रिंग फेंस की पॉलिसी होती है, सपोज करिए कि यहाँ पर एक आपका स्टेट है कोई, तो क्या किया जाता था कि इसके चारों तरफ जो भी राज्य होते थे उनको पहले मिलाया जाता था और इस तरीके से ये जो राज्य था वो चारों तरफ से एक रिंग की तरह घिर जाता था। तो ये पॉलिसी लॉर्ड वेलेस्ली की काफी चर्चित हुई थी। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था। तो हम भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि सीमाएं अपनी सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि
अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए। इस प्रकार अवध की रक्षा बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियायतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य अनेक भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय किसानों रियासतों को अंग्रेजी राजनीति शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयास किया। तो यहाँ कुछ ब्रिटिश की नीतियां हैं जिनको आप याद रख लेंगे। तो कंपनी का भारतीय रियासतों की समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 ईस्वी तक, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 तक, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1943। विहित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो सही उत्तर है आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों में उप दीवानों इसको मोहम्मद रजा खान और राजा सीताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में हुई थी के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का संपादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था और बाद में धर चल के धीरे धीरे ये विकसित हुआ। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने इस संधि को सबसे पहले प्रतिपादित किया था, जिसने अपनी सेना की किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह पद्धति अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी के निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद जो कि 1798 ईस्वी और फिर 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, फोर्थ में आंग्ल मैसूर वार के समय तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, बाराड़ के भोंसले 1803 ईस्वी में, सिंधी 1804 ईस्वी में, उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों ऊना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ देते थे। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के जो बेसाइन अंग्रेजी में कहते हैं, बेसाइन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि के रूप में संज्ञा दी जाती है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो 1877 ईस्वी में। 1 जनवरी 1877 में लॉर्ड लीटन को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके ये उपाधि दी थी। उस समय दक्कन में मतलब दक्षिण भारत में एक भीषण अकाल पड़ा था। सरकार के झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया व्यय हुआ, विशेषकर उस समय जब लोग भूखों मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना से जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब ने की थी। ठीक है, तो मोर देन वन आंसर, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्य वर्ग को प्रधानता दी जाती थी। तो याद रखेंगे स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी कब? 1876 ईस्वी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। 26 जुलाई
1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। तो सही उत्तर है 1874 ईस्वी में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। इनकी प्रथम की नियुक्ति सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इनको पद से हटा दिया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजाराम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजाराम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजाराम मोहन राय ने ही दिया था। कुछ इतिहासकार जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक कुछ इतिहासकार जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में मानते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए वो 1884 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ये बंद कर दिया गया था। मतलब ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, अमान्य माना गया था। मद्रास महाजन की समाप्ति 1884 ईस्वी में वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सही उत्तर है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में। किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। एओ ह्यूम ने की थी, वो क्या थे? प्रोफेशनली उनका क्या था? तो वो एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था 1850 ईस्वी में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो देखो दोस्तों, कुछ किताबें जो है वो 28वां अधिवेशन मानती है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये बांकीपुर, और जो कि बांकीपुर पटना में ही है, तो तब पटना को बांकीपुर के नाम से ज्यादा जाना जाता था। इसीलिए जो यहाँ आपका आंसर दिया हुआ है वो बांकीपुर दिया हुआ है। आप इस बात को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। तो 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता माधेलकर ने की थी और अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। पुस्तक आप कमेंट करके बताओ कि इसका सेक्रेटरी कौन थे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। इसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया हुआ था। तो सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान ने। तो 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन बनाई थी। इसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते योगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। तो अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों में नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नापसंद बना दे। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे, ये कब मॉडरेट लीडर हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो सही उत्तर है 1906 के बाद आया था। मतलब यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट का अधिकार होना
शुरू हो गया था। तो एक्सट्रीमिस्ट में कौन-कौन से आते थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। और इनका नारा ये था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे। तब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव प्रारंभ किया। तो ऑप्शन ई इसका आंसर आयोग के द्वारा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष थे। याद रखेंगे, अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में उन्होंने अपने लेख में लिखा था, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है। इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए और उन्हीं के नाम से अरविंद आश्रम आजकल नाम चलता है। नेशनल हाउस काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है आपका 15 अगस्त 1924 को। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय क्षेत्र में ये पहला कदम था। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करने का फैसला लिया गया। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको गर्म दल के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक ये गर्म दल के एक नेता थे और बाकी ये सब मॉडरेट लीडर थे उग्रवाद के, ठीक है ना। तिलक ने कांग्रेस के बारे में एक बात कही थी, आपको याद रखनी चाहिए कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी राडे समाज सुधारक थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, राजा वामबंध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबंध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासकों में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, द महारथा समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो सही उत्तर है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी करते थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था। याद रखेंगे, सोहन सिंह बखना ने क्या स्थापना किया था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। और इसी संस्था ने गदर नाम का एक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से
राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करें। तो सबसे पहला है द हिंदू, उसके बाद है केसरी, फिर है बंगाली, फिर है हिंदुस्तानी। तो द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर है और केसरी बाल गंगाधर तिलक है और आपका बंगाली के सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है और हिंदुस्तानी है आपका गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूंगा, यह है बाल गंगाधर तिलक की। स्वराज सेन भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा गया है? तो सही उत्तर है मैडम भीमकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भीमकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा रुस्तम से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में सेवा की। वे कुछ दशक विद्यार्थियों यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ भारतीय झंडा फहराया गया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। मैडम काजी ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। ये कहाँ पर है? जर्मनी में है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा में इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। आप याद रखेंगे कि प्रभाव में कब आया? 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को और 7 अगस्त 1905 को इस आंदोलन की नींव रखी गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन इस वर्ष रद्द हुआ, तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि जिसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव को वर्ष 1905 में पारित किया गया। यह प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। तो स्वराज संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा में आया था। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसे पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने राजनीतिक उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच
काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। यह वे महसूस न कर सके कि उसकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान, व्यावहारिक मतभेद और दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन हो गया। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो डब्ल्यू हंटर ये लिखा था, डब्ल्यू हंटर ने द इंडियन मुसलमान में लिखा था। उन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन मुसलमान। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी? तो 1924 ईस्वी में। तो युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को। और लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन आपका 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। उसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 19 कुछ स्रोतों में 19 जुलाई भी देता है 1905 को की गई थी। और प्रभाव कब हो गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो सही उत्तर है आपका मदनलाल ढींगरा को। ऑप्शन ए इज द राइट। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल ढींगरा ने गोली मारकर किया था। वायली प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दी गई थी। याद रखेंगे कब? 17 अगस्त 1909 को। और गोली कब मारा था इन्होंने? तो 1 जुलाई 1909 को। कहाँ पे? तो लंदन में करजन वायली को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन बी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी थी और इस अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ऑप्शन बी। न्यू लैप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंद घोष थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? सही उत्तर है आपका रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। तो अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सैल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाल करके सरकारी खजाना लूटा गया। घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 19 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। उत्तर है आपका भगत सिंह। तो काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्योंकि पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की तरह बाजुए कातिल में है।
सही उत्तर है आपका रामप्रसाद बिस्मिल। तो रामप्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल ने इसको कहा था, लेकिन ये पंक्ति ली गई थी बिस्मिल अजीमाबादी के लेख से, जो कि कब छपी थी उनकी एक कविता मतलब एक पत्रिका था सबाह, जो कि 1922 में छपी थी। सबसे पहले उन्होंने ही इस पंक्ति को लिखा था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में का रचयिता कौन है? तो हमने अभी देखा ऑप्शन ई कोई नहीं, तो बिस्मिल अजीमाबादी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था और उन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था इनको फांसी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो सही उत्तर है आपका 21 साल से थोड़ा ज्यादा था। अब बम इन लोगों ने कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1919 को केंद्रीय विधानसभा में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो सितंबर 1907 में। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। तो देखिए अनुशीलन समिति की कई शाखाएं थी। तो मिदनापुर की शाखा ढाका में और कलकत्ता में। तो मिदनापुर में 1902 में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने करी थी। अब पूछा जाएगा आपसे कि अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में किसने की थी? तो ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। अब ढाका में अक्टूबर 1906 में हुआ था, जिसकी स्थापना पुलिन बिहारी दास ने की थी। और कलकत्ता में 2 हुए थे, मार्च 1902 में और एक 1902 में। तो मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार इन्होंने करी थी। लेकिन 1902 में एक और हुई थी, जिसे प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष थे जतीन्द्र नाथ बनर्जी बाघा जतिन बर्णिंद्रनाथ घोष सहित सरकार के अनुसार। मतलब डिफरेंट डिफरेंट इतिहासकारों के अनुसार ये अनुशीलन समिति की ये वर्णन मिलते हैं। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में युवकों के द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन बरिंद्रनाथ घोष और विभेंद्रनाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर का प्रकाशन और हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे हेमचंद्र कानूनगो। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्य सेन ने बनाई थी। दोस्तों ये सवाल 2022 में ही पूछा गया है। तो चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध घोषणा की थी। सूर्य सेन के नेतृत्व में आईआरए के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को आईआरए के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। शस्त्रागार चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन है? तो सूर्य सेन है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक कि अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में रोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक नामक संस्था की स्थापना से हुई थी। इसी संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था, इसलिए पार्टी का नाम गदर पड़ गया था। और इसके और सदस्य कौन कौन थे? तो रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रासबिहारी बोस,
राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीमकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। गदर पार्टी छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद की प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए यह एक मौका है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यूएसए में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसे अमेरिका में कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से गठित किया गया था। किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक की ये पंक्तियां हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सी राज गोपालाचारी ने की थी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो सीआर दास ने लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है लाला लाजपत। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य के सत्ता बने रहने में अभिरुचि रखते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की थी। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों को शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों की संरक्षण करना हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष और राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया। मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसका प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। अगर सपोज करिए कि ऑप्शन में 3 नाम से ज्यादा हो, सलीमुल्लाह खान अगर पहले हैं तो उन्हीं का नाम लिया जाए। प्रस्तुत चूंकि 2 नाम दिए गए हैं तो सलीमुल्लाह खान को प्रथम और द्वितीय संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने वित्तीय प्रांतीय केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा था कि राजनीतिक अधिकार और हितों की रक्षा भारत में की जाएगी। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1999, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो सही उत्तर है टीएस एलकॉट। तो टीएस एलकॉट होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में तिलक ने और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। एम सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट के होम रूल लीग की स्थापना से संबंध रखते थे। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो सही उत्तर है आपका कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी थी कि जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल नाम दिया तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल नाम कहा।
अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब करी थी? तो 1917 में किया था। तो सैंडलर आयोग किससे संबंधित था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर एम.ई. सैंडलर, जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक-ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। होम रूल लीग आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस नींव रखी थी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। इस दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए मनाया गया। बंगाल के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मस्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए गए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन आंदोलन चलाए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सी.आर. दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर से की थी। और इसके उपरांत उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की थी। और श्यामल दास कॉलेज कहाँ है? तो ये राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त करी थी, हाई स्कूल। के उपरांत भावनगर स्थित श्यामल दास कॉलेज से आर्ट कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षण किया? तो राजकुमार शुक्ल। 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के चंपारण आने का निमंत्रण भी राजकुमार शुक्ल ने ही दिया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया था? राजकुमार शुक्ल ने ही। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया गया था? तो चंपारण में शुरू किया गया था। अगेन नेक्स्ट रिपीटेड सवाल है। तो दोस्तों, ये था हमारा मॉडर्न इंडिया का घटना चक्र, जो कि पिछले कुछ बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसी तरीके से और कुछ वीडियो लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।